नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडोजीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम यूपी स्पेशल जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार इन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे और आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। अंत में आप समझोगे कि आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी पक्षी विहार हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनको याद कर लिया है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। बर्ड सेंचुरी के बारे में समझेंगे। अब ये होता क्या है बर्ड सेंचुरी? तो ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है, स्पेशली उन पक्षियों के लिए, पक्षियों की विशेष प्रजातियों के लिए जो प्रवासी हैं। मतलब किसी दूसरे देश से बहुत सारे पक्षी होते हैं, इंग्लैंड से आकर यहाँ पर कुछ समय रहते हैं, बाद में चले भी जाते हैं, ऐसे प्रवासी पक्षी। साथ ही उस कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गायब हो चुके हैं, शिकारियों ने उनको मार के खा लिया, अब उनकी संख्या बहुत कम है, लुप्त प्राय हो चुके हैं। तो ऐसे पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित आवास और प्रजनन का वातावरण प्रदान किया जाता है। तो ये हुआ आपका पक्षी विहार। अब हम समझेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पक्षी विहार हैं और इनको विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बस लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अंत में आप पाएंगे कि आपने इन सभी को याद कर लिया है। सबसे पहला है हमारा इसमें पक्षी विहार, वो है नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि उन्नाव के अंतर्गत पड़ता है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है, इसको 2015 के अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नाम कर दिया गया था। मतलब इसका नाम चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नाम चेंज कर दिया। इसकी स्थापना होती है 1984 में। इसका जो एरिया है टोटल 2.25 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो नवाबगंज में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नवाब दिखाई दे रहा है। नवाब में ही एक शब्द है आपका नाव, तो यहाँ पर एक शब्द नजर आ रहा है नाव, और उन्नाव में भी एक शब्द आ रहा है नाव। तो नवाब में भी नाव और उन्नाव में भी नाव, तो क्या होगा, नवाबगंज का हुआ उन्नाव। या फिर इसको ऐसे याद करो कि नवाब लोग नाव में सवारी करते हैं, नाव में बैठ के चलते हैं नवाब लोग। अब आगे समझिए। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार, जो कि रायबरेली के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना हुई है 1987 में और इसका जो टोटल एरिया है वो है 7.99 वर्ग किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करेंगे वो समझिए ज़रा। तो समसपुर में एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, समसपुर मतलब समस्या। समस मतलब समस्या। जब समस्या होती है हमें, तब हमें क्या करना चाहिए, राय लेनी चाहिए। राय किसकी लेनी चाहिए, बड़े लोगों की राय लेनी चाहिए। तो जब भी समस्या हो हमें बड़े लोगों की राय लेनी चाहिए। तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली के अंतर्गत पड़ता है। अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1988 में। इसका जो टोटल एरिया है 80.24 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो समझिए यहाँ पर लाख बहोसी क्या दिया गया है, लाख बहोसी। तो बहोसी में एक शब्द है बेहोश, इससे हमने बनाया बेहोश। तो जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसकी नोज, कन्नौज से बन गया नोज, नाक बंद कर दी जाती है। क्या, नाक बंद करके उसको उठाया जाता है। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। बहोसी से बन गया बेहोश और कन्नौज से हो गया नोज। तो जब बेहोश व्यक्ति होता है तो उसको नोज दबाई जाती है। अगला है आपका सांडी पक्षी विहार। कौन सा है, सांडी पक्षी विहार, जो कि हरदोई के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसका टोटल एरिया है 3.09 वर्ग किलोमीटर। अब ये आपका सांडी पक्षी विहार है हरदोई का। सितंबर 2019 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। इसका प्राचीन नाम भी है डेहर झील। डेहर झील कह रहे हैं यहाँ पर, डेहर झील, झील का मतलब है झील। तो डेहर झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये गर्रा नदी, जिसे पहले गरुड़ गंगा के नाम से जाना जाता था, इसके पास ही यहाँ से बहती है। मतलब ये जो अभ्यारण्य है इसके पास से गर्रा नदी बहती है, जिसे पहले गरुड़ गंगा के नाम से जाना जाता था। अब सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, इसको याद कैसे करें कि हरदोई में पड़ता है ये। तो सांडी में देखिए एक शब्द निकल कर आ रहा है, सांडी से बन गया आपका शादी। क्या बन गया, शादी। शादी में क्या लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है। शादी में हल्दी लगाई जाती है। तो सांडी पक्षी विहार हरदोई के अंतर्गत पड़ता है। तो शादी और हल्दी याद रखना, इससे आपको याद आ जाएगा। अगला है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य।
बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर के अंतर्गत ये पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसका जो टोटल एरिया है 28.94 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर इस अभयारण्य को भारत में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी जाती है। अब ये जो आपका बखीरा ताल के नाम से जाना जाने वाला ये अभयारण्य है, राप्ती नदी के तट पर है। किस पर है? राप्ती नदी के तट पर है ये। अब इसको याद कैसे करेंगे कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है? तो बखीरा शब्द से निकला बखेड़ा। क्या निकला? बखेड़ा। बखेड़ा मतलब हंगामा खड़ा कर देना, किसी की बखिया उधार देना। तो ये ऐसी कैपेबिलिटी किसमें थी? कबीर में थी। कबीर जो थे बहुत ही अक्खड़ संत थे, खरी खोटी बहुत जल्दी सुना देते थे। जैसे कि कई सारे जो कर्मकांड उस समय चलते थे उन पर वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। जैसे कि एक उनका है, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा होई खुदाए। तो ऐसे ही बहुत सारे धर्मों पर उन्होंने बहुत तंज कसे हैं। तो बहुत ही अक्खड़ व्यक्ति थे, बखेड़ा खड़ा करते थे। कौन? कबीर, कबीरदास जी। अब आगे समझिए ओखला पक्षी विहार, जो कि गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत ये पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1990 में और 4 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। नोएडा में यमुना नदी के किनारे ओखला बैराज पड़ता है, उस पर यह स्थित है ओखला पक्षी विहार। यह स्थान उस बिंदु पर स्थित है जहां यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उस जगह पर यह स्थित है ओखला पक्षी विहार। अब इसको याद कैसे करेंगे? ओखला, इसका शब्द निकल रहा है खोखला। खोखला, ओखला से क्या निकला? खोखला। और खोखला क्या होता है? हमारी बुद्धि। बुद्धि कैसी होती है? खोखली। आगे समझिए समन पक्षी विहार मैनपुरी। समन पक्षी विहार मैनपुरी के अंतर्गत पड़ता है ये। इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसका जो टोटल एरिया है 5.26 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2019 में इसको रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे इसे समझिए। तो समन, समन से एक शब्द निकल रहा है सामान। क्या निकल रहा है? सामान। तो जो सामान है इधर आपका निकल रहा है मैन। क्या निकल रहा है? मैन। मैन का मतलब मुख्य। तो हमें मैन सामान अपने पास रखने चाहिए। क्या रखना चाहिए? मैन सामान रखने चाहिए अपने पास, कब कैसी क्या जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें मैन सामान रखने चाहिए। पार्वती अर्गा दूसरा है हमारा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा के अंतर्गत पड़ता है। इसकी भी स्थापना होती है 1990 में। इसका जो टोटल एरिया है 10.84 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2019 में इसको रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया जाता है। अब इसको याद कैसे करें पार्वती अर्गा को? तो देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है पार्वती, जो कि क्या है? बहुत ही पावरफुल हैं। और इधर आ रहा है गुंडा, गोंडा से निकल कर आ रहा है गुंडा। तो गुंडे लोगों के लिए, बदतमीज लोगों के लिए पार्वती जैसी जो देवियां हैं उनकी ज़रूरत है। तो हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनको पार्वती हो जाना चाहिए ऐसे गुंडों के लिए। तो पार्वती से आप रिलेट कर सकते हैं गुंडा। तो गुंडा लोगों के लिए पार्वती होना बहुत ज़रूरी है। विजय सागर पक्षी विहार, अगला है विजय सागर पक्षी विहार, महोबा के अंतर्गत पड़ता है ये। इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसका जो टोटल एरिया है वो है 2.62 स्क्वायर किलोमीटर का। और 11वीं सदी के दौरान विजयपाल चंदेल नामक एक राजा थे, उन्होंने एक झील का निर्माण कराया था विजय सागर के नाम से। और इसी विजय सागर झील के तट पर इसका निर्माण किया गया है विजय सागर पक्षी विहार का। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद देखिए कैसे करते हैं हम इसको। विजय सागर, विजय से क्या हो गया? विन। विजय का मतलब क्या हुआ? जीत। तो जब हम जीत जाते हैं तब हमको लोग क्या कहते हैं? महान कहने लगते हैं। उससे पहले लोग कोई नहीं पूछता भाई। जैसे ही तुम रिजल्ट आ जाएगा ना आपका, आपको महान कहने लगेगा कि वो बंदा बहुत ग्रेट है। तो विजय किसको कहते हैं? महान किसको कहते हैं? जो विजय हो जाते हैं, जो पास हो जाते हैं। तो विजय और महान, इसको याद रखना, इससे आपको महोबा याद आ जाएगा। अब आगे देखिए पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये एटा के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना 1990 में। 1.09 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर सब डिवीजन में एक संरक्षित अभयारण्य है। मतलब ये जलेसर एरिया के अंतर्गत पड़ता है, जलेसर एटा से थोड़ी ही दूरी पर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। अब इसको याद कैसे करेंगे पटना पक्षी विहार को? तो पटना, पटना में क्या आ रहा है? ये बिहार वाला पटना नहीं है, पट प्लस ना।
कोई एक व्यक्ति है जो पट नहीं रहा, क्या नहीं रहा, मान नहीं रहा, उस हमारी बात को पट नहीं रहा, तो जो पटता नहीं है उसको क्या कहते हैं, ऐठीला। ऐठीला, तो एटा से आ गया ऐठा, क्या बना, ऐठा। तो जो व्यक्ति पटता नहीं है वो बहुत ज्यादा ऐठीला होता है, ऐठीला से बन गया आपका एटा। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आगरा के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1991 में और इसका जो एरिया है 4.03 स्क्वायर किलोमीटर का है। माना जाता है कि यहीं पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। यहीं पास में सूर सरोवर करके एक तालाब भी है जिसे आप कहते हैं कीठम झील, क्या कहते हैं, कीठम झील। और यहीं पर स्लॉथ भालुओं को रखा गया है, करीब 200 से अधिक यहाँ पर स्लॉथ भालू हैं जिन्हें डांसिंग बियर के रूप में कहा जाता था। बहुत सारे मदारी होते थे, ऐसे भालुओं को पकड़कर नचाते थे उनको, तो उनसे लेकर उनसे बचाकर इनको इसमें रखा गया है। जो आपका ये सूर सरोवर पक्षी विहार है, इसी के पास में इनके लिए अलग से एक स्थान बनाया गया है इन भालुओं के लिए, तो वहाँ पर इनको संरक्षित किया गया है। और ये जो भालू हैं IUCN की रेड लिस्ट वल्नरेबल में शामिल हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे कि सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा के अंतर्गत है, तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य से क्या बन गया, सूर्य। सूर्य क्या फेंकता है, आग फेंकता है, सूर्य आग फेंकता है, तो सूर सरोवर कहाँ पर हुआ, आगरा में। अगला देखिए सुरहा ताल, अगला है सुरहा ताल पक्षी विहार जो कि बलिया के अंतर्गत पड़ता है। इसकी भी स्थापना होती है 1991 में। इसका जो एरिया है 34.32 वर्ग किलोमीटर। साइबेरिया और कई अन्य जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ से यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरिया यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से पक्षी सोचिए उड़ के यहाँ पे आते हैं, फिर से वापस जाते हैं और ये इनका क्रम चलता रहता है। इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। अब सुरहा ताल पक्षी विहार को याद कैसे करेंगे, तो समझिए सुरहा ताल, तो एक महिला है वो सुरहाई में पानी भरने के लिए ताल में जा रही है, तो ताल में जब वो पानी भर रही थी तभी वहाँ पर उसकी बाली गिर जाती है, कानों में बाली पहनते हैं ना, वो उसकी गिर जाती है। तो सुराही भरते टाइम उसकी क्या गिर गई, बाली गिर गई। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो कि प्रतापगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 2003 में। इसका जो टोटल एरिया है 4.27 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है ये मायावती के टाइम पर बनाया गया था। अब उस एरिया में राजा भैया जो हैं उनका प्रभाव था, तो ये राजा भैया ने इस पूरे एरिया पर क्या किया था, अतिक्रमण कर रखा था इस पर। इसी पर मायावती ने क्या किया, ये इसका निर्माण कराया था डॉक्टर BR अंबेडकर पक्षी विहार का। ये लगभग 600 एकड़ की ज़मीन थी, एकड़ की ज़मीन थी। ऐसा माना जाता है कि इसमें अभी तक कोई गया नहीं है क्योंकि इसका रास्ता जो है राजा भैया की जो हवेली है उसके अंदर से होकर जाता है, तो वहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो समझिए ज़रा, अंबेडकर ये कैसे थे, बहुत ज़्यादा होशियार थे। क्या थे, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार थे बचपन में और बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे ये। तो जो होशियार होता है व्यक्ति वो कैसा होता है, प्रतापी होता है। कहते हैं ना स्कूल में बहुत पढ़ने वाला बच्चा होता, कहते बहुत ही प्रतापी छात्र है ये। तो अंबेडकर जो थे बहुत ही प्रतापी छात्र थे। अगला है सेखा झील पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 2016 में। सेखा झील की स्थापना 2016 में। क्षेत्रफल है इसका 0.40 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो समझिए जरा, सेखा, सेखा से निकल गया शेख। शेख कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो अलीगढ़ में आपको शेख मिलेंगे। कौन मिलेंगे, शेख। शेख मतलब शेख मुजीबुर रहमान, शेख ये शेख वो, तो इस तरीके कहाँ ज़्यादा मिलेंगे आपको, अलीगढ़ के अंतर्गत मिलेंगे आपको। अगला है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। हमने पहले क्या देखा था, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहारों को समझा था। अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इन्हें समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो वन्य जीव विहार ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ वन्य जीवों, विशेषकर जानवरों, पक्षियों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित किया जाता है। अब जो आपका पक्षी विहार है उसमें मुख्यतः पक्षी रहते थे, इसमें जानवर भी होते हैं, पक्षी भी हैं, ये सब मौजूद होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लुप्त प्राय और कमजोर प्रजाति के शिकार, अवैध कटाई और अन्य मानवीय हस्तक्षेप से इसको बचाना। यहाँ पर प्राकृतिक जो आवास है उसको यथासंभव
अक्षुण्ण रखा जाता है और वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। अब इनके ये आवास हैं, इनके रहने की जगह है, इनको सिक्योर बनाए रखा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग आए ना, कहीं इनका शिकार ना करें, तो इसलिए इनको बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। अब समझिए आगे, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों की अगर हम बात करें तो ये है पहला राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जो कि इटावा के अंतर्गत पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1979 में। इसका एरिया है 635 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं घड़ियाल। ये जो है घड़ियाल, ये क्या है, घड़ियाल मगरमच्छ की तरह दिखता है, ये छोटा मगरमच्छ मान लीजिए इसको। तो घड़ियाल लुप्तप्राय हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं चंबल के अंतर्गत। साथ ही यहाँ पर रेड क्राउन टॉर्टोइज और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का भी आवास है। चंबल देश में पाए जाने वाले 26 में से 28 दुर्लभ कछुओं की प्रजाति यहाँ पर मिलती है आपको। और चंबल नदी पर, ये जो आपका चंबल वन्यजीव विहार है, तो चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 3 स्टेट का त्रिबिंदु है, वहाँ पर इसको बनाया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इटावा का जो ये चंबल वन्यजीव अभयारण्य है। तो देखिए, चंबल में कौन रहते थे, जंगल में रहते हैं डाकू। चंबल के बीहड़ों में कौन रहते हैं, डाकू। और डाकू जैसे ही हमें देखेंगे तो क्या करना चाहिए, हमें ईंट फेंक के भागना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें क्या कर लेंगे, पकड़ कर ले जाएंगे और फिर डिमांड करेंगे पैसों की। तो चंबल में रहते हैं डाकू, डाकू जैसे ही देखें ईंट फेंक के भगाना चाहिए उनको। अब आगे देखिए, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि बहराइच के अंतर्गत पड़ता है, इसकी स्थापना होती है 1976 में और इसका एरिया है 400.09 वर्ग किलोमीटर। अब कतरनिया घाट को याद कैसे करेंगे, तो कतरनिया में एक शब्द छुपा है, कतरन। कौन सा है, कतरन। कतरन किसकी होती है, कपड़ों की। जब कपड़ा टेलर काटता है, सिलता है उनको, तो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, उनको क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है। तो कतरन को कहाँ फेंकते हैं हम, बाहर फेंक देते हैं। आगे देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट के अंतर्गत है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट के अंतर्गत है। इसकी स्थापना होती है 1977 में। इसका एरिया है 230.31 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। 2022 में इसे बाघ अभयारण्य के रूप में, टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। और दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़, इसके बाद यूपी का चौथा बाघ अभयारण्य ये है रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। तो यूपी में 4 बाघ अभयारण्य हैं। पहला है दुधवा, फिर पीलीभीत, अमानगढ़ और चौथा है आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अब इसको याद कैसे करोगे वो समझिए। अब जो रानी है, क्या है, रानी क्या हो गई है, पुअर हो गई है। रानी से बन गया रानीपुर, से बन गया पुअर। तो रानी जब पुअर हो गई तो उसने क्या किया, उसके जो चित्र थे, पेंटिंग्स थी, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो चित्रों को बेच रही है रानी, क्या करेगी, चित्रों को बेचेगी। तो पुअर रानी अपने चित्रों को बेच रही है। तो रानीपुर मतलब चित्रकूट। आगे समझिए, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो कि ललितपुर के अंतर्गत पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1977 में। क्षेत्रफल इसका है 5.41 स्क्वायर किलोमीटर का। और इसको याद कैसे करेंगे, तो समझिए, महावीर स्वामी, इनके विचार बहुत महान थे, महान विचार थे इनके, महान विचार। और ललित का मतलब होता है सुंदर, तो ललितपुर का मतलब क्या हो गया, सुंदर नगर। तो महान विचार वाले लोग सुंदर नगर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, सुंदर नगर में। तो महावीर स्वामी के महान विचार हैं, इसलिए वो कहाँ रहते हैं, सुंदर नगर में, जिसे हम कहते हैं ललितपुर। अब आगे समझिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है आपका चंदौली के अंतर्गत। 1957 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल है इसका 78 स्क्वायर किलोमीटर। कर्मनासा नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है, इसी अभयारण्य से होकर बहती है। इसे याद कैसे करेंगे इस अभयारण्य को, तो समझिए, चंद्रप्रभा, तो चंद्रमा की जो रोशनी है उसको कहेंगे हम चंद्रप्रभा। तो चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी कब होती है, रात में। तो जब रात में चंद्रमा की रोशनी होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, चांदनी रात। चांदनी रात, तो चंदौली से बन गया चांदनी रात। तो चंद्रमा की रोशनी जो है चांदनी रात में होती है। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी चांदनी रात में होती है।
अगला है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, लखीमपुर खीरी के अंतर्गत पड़ता है ये। स्थापना होती है 1972 में। क्षेत्रफल है 203.41 वर्ग किलोमीटर का। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। याद कैसे करेंगे किशनपुर को? तो किशन से बन गया किसान। क्या बना? किशन में आपको देख रहा हूँ किशन, किसान। किसान जो है खीर बहुत पसंद करता है। क्या बहुत पसंद करता है? खीर बहुत पसंद करता है। आगे समझिए कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगला है कैमूर। तो कैमूर मतलब कितनी नूर, कितनी नूर। तो नूर किसके पास में होंगी? मिर्जा के पास में। मिर्जा के पास में नूर होंगी और नूर क्या पहनेगी? सोना पहनेगी। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1982 में होती है। क्षेत्रफल है 500.73 स्क्वायर किलोमीटर का। आगे समझिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए इसकी जो सीमाएं हैं मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, इन सारे इलाकों में फैली हैं। तो हम किसी एक का नाम यहाँ पर नहीं दे सकते। मेनली यहाँ पर हापुड़ और अमरोहा के अंतर्गत इसकी सीमाएं मिलती हैं। अब आप इसको कैसे याद करोगे अपने हिसाब से याद कर लेना। इसकी स्थापना होती है 1986 में। 1159.16 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नाम जो है यहाँ पर देखिए राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य कर दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, अभी तक नहीं पूछी गई है, याद रखना। आगे देखिए महाभारत काल के अवशेष हस्तिनापुर में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल जम्बू द्वीप इसी हस्तिनापुर के अंतर्गत पड़ता है। अगला है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए सोहागी बरवा कहाँ पर है? महाराजगंज के अंतर्गत है। इसकी स्थापना होती है 1987 में। क्षेत्रफल है इसका 428.20 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करोगे? सोहागी से बन गया आपका सुहाग। क्या बन गया? सुहाग। तो एक महिला का सुहाग उजड़ गया और उस महिला के पति कौन थे? महाराज थे। तो जो महाराज थे जब जंग लड़ रहे थे, महाराज क्या लड़ रहे थे? जंग लड़ रहे थे, जंग में हार गए, उनको मार दिया गया। तो उनकी रानी का क्या हुआ? सुहाग उजड़ गया क्योंकि उसका पति मर गया। तो सुहागी से मतलब महाराज जंग में मारे गए, तभी तो सुहाग उजड़ेगा। अब देखिए सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर श्रावस्ती इस एरिया में पड़ता है ये। इसकी स्थापना होती है 1988 में। क्षेत्रफल है इसका 452.47 स्क्वायर किलोमीटर। अब सोहेलवा इसको याद कैसे करेंगे वो समझिए। तो देखिए सोहेलवा में एक शब्द आपको नजर आ रहा होगा, सोहेलवा, हलवा। तो जब हलवा हम खाएंगे तो क्या आएगा हमारे अंदर? बल आएगा, मतलब पावर आएगी, ताकत आएगी। तो हलवा खाने से बल मिलेगा और जब बल होगा बॉडी में, पावर होगी, तो हम क्या करेंगे? श्रम करेंगे। ठीक है, तो हलवा खाने से ताकत आएगी, ताकत आएगी तो क्या करेंगे? श्रम करेंगे। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर और श्रावस्ती के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अंत में हम कुछ प्राणी उद्यान, जिन्हें कहेंगे आप जूलॉजिकल पार्क, कई बार आप इसको कहते हैं जू, चिड़ियाघर भी कहते हैं, इसको समझते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये होते क्या हैं? ये संरक्षित क्षेत्र नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाए गए एक पार्क होते हैं। यहाँ पर जानवरों और पक्षियों को पिंजड़ों में या फिर बाड़ों के अंतर्गत रखा जाता है। उनके लिए थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है जहाँ पर वे आराम से अपने टहल वहल सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा, अनुसंधान, मनोरंजन के साथ साथ प्रजातियों का संरक्षण भी हो सके, ये इनका उद्देश्य होता है। अब हम समझेंगे उत्तर प्रदेश में दो प्राणी उद्यान आपको देखने को मिलेंगे। एक है नवाब वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान, लखनऊ के अंतर्गत है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कैसा है? बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नवाब जो हैं इसको याद कैसे करेंगे? पहले देखिए, तो नवाब कहाँ पर होते हैं? लखनऊ में होते हैं। कहा भी जाता है लखनऊ नवाबों का शहर है। और नवाब बहुत जिद्दी होते हैं। कैसे होते हैं? जिद करते हैं बहुत ज़्यादा। नवाब क्या करेंगे? जिद करते हैं। जिद वही व्यक्ति करेगा जो नवाब होगा, जिसके पास पैसा वैसा होगा। और जो गरीब आदमी किस बात पे जिद करेगा? तो नवाब जिद बहुत करते हैं। और रहते कहाँ पर हैं? लखनऊ में रहते हैं। अगला है हमारा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। अब इसको याद कैसे करोगे आप इस प्राणी उद्यान को? उसकी जो ट्रिक है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने किस प्रकार से इसको याद किया है, किस प्रकार से आप सोचते हैं इनको याद करने के लिए।
आगे समझिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है। अब दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करोगे आप? तो दुधवा मतलब दूध, दूध किस में पड़ता है? खीर में। खीर के लिए दूध बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी के अंतर्गत पड़ता है। एक किशनपुर और बताया था मैंने, किसान करके, आप याद करिए उसको, तो वो भी कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी के अंतर्गत है और इसी का पार्ट है वो। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव पक्षी विहार, ये सब चीज़ों को समझा है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियोस मिल सकें। मैं हर रोज़ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं किसी खास टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।